राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, नमस्कार। ब्रिटिश संविधान पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, इससे पहले की वीडियो में मैंने ब्रिटिश संविधान का जो विकास है उसके चरणों के संबंध में बताया था कि ब्रिटिश संविधान का विकास 6 चरणों में होता है, 6 कालों में होता है और हमने एंग्लो सैक्सन काल के संबंध में चर्चा की थी और बताया था कि इस काल में राजपद का प्रादुर्भाव होता है, राजा के पद का उदय होता है और एक बुद्धिजीवियों की सभा इस राजा के पद का चयन करती है। चयन करने के साथ साथ उस बुद्धिजीवियों की सभा को यह अधिकार भी होता है कि वह राजा को अपने पद से अपदस्थ भी कर दे। इसी के साथ राजपद पर सभी तरह के अंकुश और नियंत्रण लगाने का कार्य भी इस बुद्धिजीवियों की सभा को दिया गया और इससे विदित होता है, इससे जाना जाता है, समझा जाता है कि राजपद अब सीमित हो गया है। राजपद पर अब इस बुद्धिजीवियों की सभा का नियंत्रण हो गया है, अंकुश हो गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि राजपद के प्रादुर्भाव के साथ साथ सीमित और वैधानिक राजतंत्र का उदय भी इस एंग्लो सैक्सन काल से ही हुआ है। मित्रों, इसी के साथ साथ मैंने यह भी बताया कि स्थानीय स्वशासन का सूत्रपात भी इसी एंग्लो सैक्सन काल से होता है। दूसरा जो काल है ब्रिटिश संविधान के विकास का, वह है नॉर्मल काल। और चूंकि सन 1066 में नॉर्मन देश के विलियम ऑफ नॉर्मंडी ने ब्रिटेन पर विजय प्राप्त कर नॉर्मन राज्य की स्थापना की। मित्रों, नॉर्मनों में एंग्लो सैक्सन काल की स्थानीय संस्थाओं को समाप्ति नहीं किया, अपितु इनमें आवश्यक परिवर्तन भी किया। विद्यार्थियों, जो स्थानीय स्वशासन की नींव एंग्लो सैक्सन काल में पड़ी, उस नींव को इस नॉर्मन काल में ध्वस्त कर दिया गया। और ध्वस्त ही नहीं, इसमें काफी परिवर्तन भी किया गया, जिससे केंद्रीय सरकार शक्तिशाली बन सके और चर्च को भी राज्य के नियंत्रण में लाया गया। देश भर में सामान्य कानून लागू किया गया। इससे इंग्लैंड में केंद्रीकृत शासन की स्थापना हुई। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, इस काल से सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का उदय होता है। मित्रों, विलियम ने जब ब्रिटेन जे माउट को समाप्त करके उसके स्थान पर मैग्नम काउंसिल की स्थापना की और इस समिति में बैरन राज्य के उच्चाधिकारी और बिशप, अबोट आदि होते थे और इस समिति का कार्य राजकीय मालगुजारी को एकत्रित करना और उसका हिसाब रखना होता था। मित्रों, इस समिति की बैठक वर्ष में 3 बार होती थी और विलियम ने एक लघु परिषद की भी स्थापना की, जिसे क्यूरिया रेजिस कहा जाता था। जब मैग्नम कॉन्सिलियम कार्यरत नहीं होती थी, तब क्यूरिया रेजिस का
राजा को संचालन में सहायता पहुंचाने का कार्य होता था। मित्रों, धीरे धीरे कालांतरण में मैग्नम कॉन्सिलियम से ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश संसद का आविर्भाव होता है, उदय होता है, और क्यूरिया रेजिस से प्रिवी काउंसिल का उदय होता है, मंत्रिपरिषद का तथा मंत्रिमंडल का विकास माना जाता है, समझा जाता है। मित्रों, मैग्ना कार्टा ये क्या है? चूंकि हेनरी द्वितीय ने बड़ी कुशलतापूर्वक शासन किया, किंतु उसके अयोग्य उत्तराधिकारी रिचार्ड तथा जॉन की गलतियों ने क्रांति की ज्वाला भड़का दी थी। ये तो मालूम ही है। जॉन बड़ा निर्दयी शासक हुआ था ब्रिटेन के अंदर, जिससे उसके सहयोगी एवं उसके मित्र विरोधी हो गए, और बैरनों ने एक बहुत बड़ी मांग उसके सामने रखी, और उन मांगों की अस्वीकृति का अर्थ क्या था आपको मालूम है? गृह युद्ध। और कुछ समय तक जॉन इन मांगों से बचने का प्रयत्न करता रहा। देखिए अंत में क्या हुआ, उसने सन 1215 में इन मांगों को स्वीकार कर लिया, दबाव में आकर स्वीकार कर लिया, और इसे ही मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। मित्रों, पर इसकी स्वीकृति उसको देनी पड़ी, और यह अधिकार पत्र ब्रिटेन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रलेख बन गया। मित्रों, इसके द्वारा यह निश्चित हुआ कि राजा महान परिषद की आज्ञा के बिना किसी विशेष प्रकार के कोई टैक्स नहीं लगाएगा, कर नहीं लगाएगा, और इस अधिकार पत्र से एक मर्यादित राजतंत्र का दर्शन होता है, दिखाई देता है, वैधानिक शासन की नींव पड़ती है। मित्रों, संसद का जो उदय है उसके संबंध में हम बात करते हैं तो मैग्नम कॉन्सिलियम को ब्रिटिश संसद का प्रारंभ रूप कहा जा सकता है, समझा जा सकता है। सन 1295 में एडमंड प्रथम को युद्ध संचालन के लिए चूंकि किसकी आवश्यकता थी? धन की आवश्यकता थी, अतः उसने मॉडल पार्लियामेंट बुलाई, जिसमें करीब मैं समझूं 572 सदस्य थे, और बैरन क्लर्जी नाइट नागरिकों ने राजा से प्रार्थना की कि वो एकत्रित होकर सुने, किंतु बाद में प्रत्येक वर्ग उस पर विचार करने के लिए अलग अलग हो गए, और इस समय 3 वर्ग बन गए, एक तो बैरन, एक क्लीजी और नाइट। चूंकि बैरन और क्लीजी के हित समान थे, अतः उनका एक संगठन बन गया, जिसे बाद में क्या कहा जाने लगा? लॉर्ड सभा कहा जाने लगा। नाइटों और नगरजनों से आगे चलकर बाद में क्या बनी? एक कॉमन सभा बनी, और इस प्रकार सहयोग ये है कि ब्रिटिश संसद में 2 सदन हो गए, एक लॉर्ड सभा और दूसरी कॉमन सभा। विद्यार्थियों, मित्रों, क्लाउंटेन गेट व लॉकस्ट्रियन वंशों का काल, इस काल में क्या होता है? देखिए, संसद की शक्ति चूंकि इतनी अधिक बढ़ गई कि वह राजाओं को भी क्या करने लगी? हटाने लगी, पदच्युत करने लगी, और सन 1327 में संसद में एडवर्ड द्वितीय को सिंहासन से हटा दिया गया, और रिचर्ड द्वितीय को भी संसद के सामने झुकना पड़ा। और लेकास्ट्रियन वंश के शासनकाल में राजा द्वारा मनोनीत मंत्रियों के समूह के लिए क्या स्थापना की गई? प्रिवी काउंसिल शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, और सन 1401 में कॉमन सभा ने यह मांग की कि नए करों को लगाने से पहले राजा जनता की शिकायतों की याचिकाओं को सुने, समझे और सुनना चाहिए, और उसके निराकरण का भी राजा को वचन देना चाहिए। सन 1407 में कॉमन सभा ने वित्त विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार क्या कर लिया? अपने यहाँ ले लिया कि वो खुद ही इस बात की स्वीकृति देगा। कौन? कॉमन सभा। मित्रों, इसके बाद हम अगले काल की चर्चा करते हैं, जो कि कहलाता है ट्यूडर काल। मित्रों, इस काल में संसद का महत्व घट गया, बढ़ा नहीं बल्कि क्या हो गया? घट गया, और ट्यूडर राजाओं ने विपुल धनराशि चूंकि इकट्ठी कर ली, और उन्हें संसद को बुलाने की आवश्यकता उन्होंने महसूस नहीं की, और इस काल में राजकीय शक्ति पॉप के नियंत्रण से मुक्त हो गई, पाप के नियंत्रण से मुक्त हो गई। मित्रों, इसके बाद हम चर्चा करते हैं स्टुअर्ट काल की। इस काल में क्या होता है देखते हैं। स्टुअर्ट राजाओं के शासनकाल में राजा और संसद
सदा एक दूसरे के विरोध में रहे। अंत में संसद की क्या हुई? विजय हुई और ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है, समझा जाता है कि स्टुअर्ट काल से ही हो जाती है। और इस काल में निम्न प्रकार से संवैधानिक परिवर्तन हुए, जिनका हम बारी बारी से उल्लेख करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। मित्रों, कैबिनेट का उदय। प्रिवी काउंसिल एक बड़ी संस्था हो गई थी, इसलिए चार्ल्स द्वितीय ने 1667 में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक समिति से परामर्श लेना शुरू कर दिया, जिसे कबाल कहा जाने लगा। और इसी शब्द से बाद में किसका उदय हुआ? मंत्रिमंडल का उदय हुआ। मित्रों, अधिकार पत्र। चूंकि गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात संसद 1689 में चार्ल्स प्रथम से उस अधिकार यानी कि याचना पत्र को मनवाने में सफल हुई, जिसमें राजाओं की शक्तियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे। और इसकी मुख्य बातें क्या क्या थी, इनको देखते हैं, समझते हैं। पहली बात थी, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई नवीन कर नहीं लगा सकता। देखिए, दूसरी बात इसमें क्या की गई कि राजा को वर्ष में कम से कम एक बार संसद की बैठक को बुलाया जाना चाहिए। और तीसरी बात इसमें दिखाई देती है, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई सेना नहीं रख सकता। और चौथी बात है इसमें, संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। मित्रों, विद्यार्थियों, इन चारों बातों से यह विदित होता है, ये समझा जा सकता है कि संसद पर कुछ नियंत्रण लगाए गए और वो राजा पर कुछ नियंत्रण लगाए गए। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अर्थात संसद यहाँ थोड़ी सी आपको बड़ी हुई और शक्तियों वाली दिखाई देने लग जाती है। मित्रों, उत्तराधिकार अधिनियम क्या है? विलियम और मेरी की चूंकि कोई संतान नहीं थी, अतः 1701 में एक अधिनियम पारित किया गया और अधिनियम का नाम है उत्तराधिकार अधिनियम। और यह निश्चित हुआ कि राजा संसद की स्वीकृति के बिना न तो कोई विदेश जा सकता है और न ही युद्ध की घोषणा कर सकता है। मित्रों, अब हम अगले काल की चर्चा करते हैं, वो है हेनोवर काल। यहाँ से संसदीय लोकतंत्र का विकास धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है और जिसने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक विकास को पूर्ण कर लिया, अर्थात पूर्णता को प्राप्त कर लिया। और इस काल के प्रमुख जो विकास बिंदु हमें दिखाई देते हैं वो ये हैं। पहला, प्रधानमंत्री। मित्रों, प्रारंभ में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता चूंकि देखा है, समझा है, राजा ही किया करता था। और जॉर्ज राजा अंग्रेजी नहीं जानते थे, इंग्लिश नहीं आती थी उनको। कितनी अच्छी बात है कि जब राजा को इंग्लिश नहीं आती थी, अतः उन्होंने क्या किया? मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। और जॉर्ज राजा ने विंग दल के प्रभावशाली नेता रॉबर्ट वॉलपोल को अपना मुख्य परामर्शदाता, सलाहकार नियुक्त किया और वही मंत्रिमंडल की बैठकों को अध्यक्षता करता था और बाद में यही प्रधानमंत्री कहा जाने लगा। कितनी रोचक बात है कि वहां के जब राजा अंग्रेजी नहीं जानते थे तो इसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने एक मंत्रिमंडल का गठन करना शुरू कर दिया जो इंग्लिश को समझते थे, जानते थे। और उसकी जो अध्यक्षता करता था मंत्रिमंडल की, वो प्रधानमंत्री कहलाया। इसलिए प्रधानमंत्री का उदय भी किन्हीं कारणों से हुआ, जिसको मैंने आपको यहाँ समझाया है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं राजनीतिक दलों का उदय। मित्रों, प्रतिनिधि सरकार में राजनीतिक दलों का उदय अवश्यंभावी है। 18वीं शताब्दी तक किसी दल का उदय नहीं हुआ और क्रॉमवेल के समय कैविलियर्स तथा राउंड हैंडर्स चार्ल्स द्वितीय के काल में कोर्ट और कंट्री स्टुअर्ट में प्रिजनर्स और इंपोरर्स परस्पर चूंकि विरोधी गुट थे। और 18वीं और 19वीं शताब्दी में मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली के विकास के साथ साथ दलों का विकास भी शुरू हो जाता है। मित्रों, कॉमन सभा का लोकतांत्रिकरण कह लो चाहे प्रजातांत्रिक कह लो, इसके संबंध में हम चर्चा करते हैं और बताते हैं कि सन 1832 के सुधार कानून द्वारा मताधिकार का विस्तार हुआ और सन 1867 के सुधार कानून द्वारा कारीगरों एवं मजदूरों को भी मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। और सन 1884 के सुधार कानून द्वारा ही खेतिहर मजदूरों को
मताधिकार दिया गया या मताधिकार प्रदान किया गया और सन 1928 में वयस्क मताधिकार का प्रचलन हुआ। इस प्रकार विभिन्न अधिनियमों द्वारा लोकतांत्रिकरण किया गया, लोकतंत्रीकरण हुआ, प्रजातंत्रीकरण हुआ कॉमन सभा का। इसके बाद हम चर्चा करते हैं लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम किया जाना वो कैसे होती है। चूंकि जो जो कॉमन सभा का लोकतंत्रीकरण होता गया, लॉर्ड सभा के अधिकारों में आप समझते हैं, जानते हैं, कमी आती गई और लॉर्ड सभा वंशानुगत संस्था होने के कारण राष्ट्र का दर्पण चूंकि ना है ना हो सकती है, सन 1832 का सुधार अधिनियम लॉर्ड सभा की इच्छा के विरुद्ध पारित हुआ और सन 1910 में लॉर्ड सभा ने लॉर्ड जॉर्ज के प्रगतिशील बजट को चूंकि अस्वीकार किया और इसके फलस्वरूप परिणाम क्या हुआ आपको देखते हैं। सन 1911 में तथा 1984 के संसदीय अधिनियम द्वारा उसकी शक्तियां कम कर दी गई। मित्रों, इस प्रकार हम इनके कालों की चर्चा करने के बाद इस ब्रिटिश संविधान का क्या महत्व है, इस महत्व को भी हम समझेंगे और अगली वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।